आज हम स्टार्ट करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट सिलेबस। सबसे लेटेस्ट सिलेबस है 2021 और 22 के अकॉर्डिंग। देखिए हमें अप्लाइड केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फर्स्ट ईयर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये पहला चैप्टर हुआ। और दूसरा चैप्टर है फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट, और तीसरा चैप्टर है वाटर, और चौथा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड पांचवा चैप्टर है क्रोजोन एंड इट्स कंट्रोल, और छठा चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड पॉलीमर एंड प्लास्टिक। हमें इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो आइए हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। देखिए इसमें सबसे पहले समझने के लिए, जैसा कि हमने समझा एटॉमिक स्ट्रक्चर और कुछ मॉडल्स भी हैं इसमें, तो देखिए हम सबसे पहले समझेंगे एटम। एटम क्या होते हैं? एटम जैसे कि ये कोई उसका अंदर का पार्ट है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और ये बाहर का। इस प्रकार से हमारा एटम बनता है। हमारा इस प्रकार से क्या होता है, एटम बनता है। यहाँ पर लगभग 90% भाग परमाणु का न्यूक्लियस में केंद्रित रहता है। इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, और इसमें इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, जिसे ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, कोश भी कहते हैं, सेल यानी ऑर्बिट भी, एनर्जी लेवल ऑर्बिट, ऑर्बिट और सेल भी इसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट मिल करके हमारा क्या बनाते हैं, एक एटम का निर्माण करते हैं। अब एटम में कुछ फंडामेंटल पार्टिकल, इन्हीं को कहते हैं, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इन तीनों को हम एटम का फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन नाभिक के यानी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अब देखिए फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इसकी खोज किसने किया, फिर इसके बाद इसका कब खोज हुआ है, इन सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया बिंदु हमारा, और यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इसे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन, और यहाँ पे न्यूट्रॉन। अब देखिए इसको कॉलम में ले लेंगे एक, इस तरह से समझेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं आवेश, चार्ज कितना कितना होता है, क्योंकि चार्ज बहुत इम्पोर्टेंट है। CHARGE, चार्ज इसमें 1.6 × 10⁻10⁻19 कूलाम होता है, और इसमें जो चार्ज होता है वही होता है, पर इसमें माइनस का चार्ज होता है और इसमें प्लस का। प्रोटॉन में 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और इसमें जो होता है न्यूट्रॉन में 0 चार्ज होता है। और इसके बाद इसका मास यानी द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और इसका जो द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 kg होता है। ये -27 kg है। और इसके बाद इसका भी द्रव्यमान लगभग सेम ही होता है, प्रोटॉन के सेम ही होता है। और इसमें प्रतीक यानी कि दर्शाते किससे हैं, तो इसका तो हम समझ गए, इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को +P से, और न्यूट्रॉन को N0 से इस पे दिखाया जाता है, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज है तो माइनस, प्लस चार्ज है तो प्लस, और इसमें कोई चार्ज नहीं तो 0। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका रेडियस कितना होता है। इसका जो रेडियस है 2.8 × 10⁻13 सेंटीमीटर।
और इसका भी रेडियस लगभग इसी के बराबर होता है, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, और इसका भी 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। अब इसकी खोज किसने किया? खोज कहा जाता है कि इसका खोज किए जे थॉमसन। जे थॉमसन, कितने लोग थॉमसन भी कहते हैं। और इसके बाद पोर्ट्रान का खोज किए रदरफोर्ड। और इसके बाद इसका चैडविक खोज किए। और सन कब किस सन में खोज किया गया? ये 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। और इसके बाद पोर्ट्रान का खोज 1919 ईस्वी में, और न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में। यहाँ पे हम इसको इतना समझ गए। अब ये कहाँ पाया जाता है, अर्थात परमाणु में इसका स्थान कहाँ है, ये भी देख लेते हैं। मतलब इस परमाणु में स्थान किसका किसका कहाँ कहाँ निर्धारित है। परमाणु में स्थान, देखिए परमाणु में स्थान, यह जो इलेक्ट्रॉन है केंद्रक के बाह्य भाग में, यानी केंद्रक है, ये केंद्रक के बाह्य भाग में क्या पाया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। केंद्रक के बाह्य भाग में ये कहाँ पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन केंद्रक के बाह्य भाग में। और इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है प्रोटॉन, ये पाया जाता है परमाणु के केंद्रक में। परमाणु के केंद्रक में, और ये भी केंद्रक में ही पाया जाता है, परमाणु के केंद्रक में। तो यहाँ तक ये समझे, कुछ बेसिक डाटा था इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब इसके आधार पे ही हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले देखेंगे हम कि कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरणें का है या इलेक्ट्रॉन की खोज, क्योंकि कैथोड किरणें की खोज हुई, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज की नींव पड़ी। तो आइए समझते हैं कैथोड किरणें का फंडा क्या है। इसमें देखिए कैथोड किरणें में, हालांकि हम कंपैरेटिवली समझेंगे तो ठीक से समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक हुए जूलियस पाल्कर एंड क्रूक्स नामक के दो वैज्ञानिक थे। 1800, पहले इसका हम नाम लिख लेते हैं। कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन की खोज। देखिए सबसे पहले दो वैज्ञानिक हुए थे, जूलियस पाल्कर और क्रूक्स। तो लिख सकते हैं पाल्कर क्रूक्स और पाल्कर। कितने सन में हुए थे? 1859 के लमसम। कोई लोग 60 बताते हैं, तो 1 साल का मतलब अंतर, मतलब उतना नहीं लिया जाता है, लेकिन लमसम नियर अबाउट मान लिया जाता है। किसी किताब में देखेंगे तो 1-2 साल का अंतर मिल सकता है आपको, लेकिन मेरी जो बुक है उसमें 1859 ईस्वी दिया है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, कैथोड किरणों या इलेक्ट्रॉन की खोज, या और इलेक्ट्रॉन की खोज में कैथोड किरणों की खोज। सबसे पहले तो कैथोड किरणों को ही खोजा गया था। तो इसमें देखिए क्या हुआ, पहले कांच की नली लिया गया। क्या लिया गया इसमें? कांच की नली। इसको इस प्रकार से लिया गया था, कांच की एक नली बना लेंगे। और यह कांच की नली को निर्वात करने के लिए यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब लगाया गया। ये हमारा क्या है? वैक्यूम ट्यूब है।
वैक्यूम ट्यूब लगाने के पश्चात इसमें दो धातुएं जड़ दी गई थी अंदर की तरफ, एक यहाँ पे धातु की प्लेट लगी थी और कि यहाँ पे, और इसको एक सोर्स से, विद्युत सोर्स से जोड़ दिया गया था, हाई वोल्टेज सोर्स, हाई वोल्टेज सोर्स से इसको कनेक्ट हमने करा दिया। तो अब देखिए इसमें क्या होगा। इसमें होता यह है कि सबसे पहले हाई वोल्टेज स्रोत देने से पहले इसको पहले पूरे निर्वात कर लिया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको पूरे निर्वात कर लिया जाता है नली को, और इसमें हाई वोल्टेज स्रोत दिया जाता है। तो ये जो है एक सिरा, मान चलिए कि इसको हम ऋणायन बना दिए हैं, कैथोड से जोड़े हैं, और दूसरा सिरा प्लस यानी एनोड से। तो ये क्या है, कैथोड। जो सिरा ऋण की तरफ व्यवहार कराता है, ऋणायन की तरफ, उसे हम कहते हैं कैथोड, और दूसरा जो धन की तरफ व्यवहार करता है वह होता है एनोड। और ये क्या है, अब इसमें से देखा गया जब जूलियस पाल्कर और क्रूक्स ने हाई वोल्टेज स्रोत का दिया, निर्वात नली में हाई वोल्टेज स्रोत जब प्रवाहित किया, विद्युत हाई वोल्टेज स्रोत का, तो इसमें यहाँ से कैथोड से कुछ किरणें निकलती हुई प्रतीत हुई, मतलब निकली इस प्रकार से, ये सीधी सीधी नाम है, निकली इधर। तो जब किरणें ये निकली तो उन्होंने उन्हें ज्ञात हुआ कि ये किरणें जो निकल रही है ये हरे रंग की प्रदीप्ति उत्पन्न कर रही है। ये नली के दीवार पे क्या कर रही थी, किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ चल रही थी और हरे रंग की प्रदीप्ति उत्पन्न कर रही थी। तो उन्होंने अनुमान लगाया और इसी किरण को कैथोड किरणें कहा, और इसी के बेस के आधार पर हमारे इलेक्ट्रॉन की खोज की नींव पड़ी। तो देखिए इस नियम को यदि हम लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जूलियस पाल्कर और एन क्रूक्स ने 1859 ईस्वी में किसी निर्वात नली में कम दाब पर विद्युत विसर्जन करने पर कैथोड से एक अदृश्य किरण पुंज निकली, जो कैथोड से एनोड की ओर चलती, यानी जो कैथोड से एनोड की ओर चलती है, और सामने वाली कांच दीवार पर हरे रंग की प्रदीप्ति उत्पन्न करती है। कैथोड से निकली यह अदृश्य किरणें कैथोड किरणें कहलाती है। मतलब कैथोड से जो अदृश्य किरणें निकलती है वही कैथोड किरणें कहलाती है। अब यहाँ पे देखो होंगे प्रतिदीप्ति, मतलब कि ये हरे रंग की जो दीवार उत्पन्न करती है, दीवारों पे चमक, जो कि दीवारों की चमक नहीं है, किरण के कारण चमक उत्पन्न होती है, उसे ही प्रतिदीप्ति बोला गया है। अब देखिए इसके कुछ गुणों को हम समझ लेते हैं, कैथोड किरणों के गुण। तो यहाँ पे गुण लिख दे। देखिए अभी हमने देखा ये कैसे चल रही है, सीधी रेखा में चल रही है। कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी होती है। कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी होती है। ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में जाने पर विक्षेपित हो जाती है। ये कांच की नली पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रही है, अभी बताया। कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती है, यानी एक्स रे उत्पन्न करती है, जो जिसकी अत्यधिक वेधन क्षमता होती है। और इसकी ये सब गुण हो गए, गुण के बारे में हमने समझ लिया। अब आगे समझेंगे कैथोड किरणें की प्रकृति। अब इसकी प्रकृति, अब देखिए यहाँ से हमारे जे थॉमसन का मॉडल रोल शुरू होता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि कैथोड किरणें अति सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से बनी है, जिसे उन्होंने अपना नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन। तो यहीं से खोज हुई 1857 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। किसने किया, जे थॉमसन ने। किस नियम के आधार पे, कैथोड किरणें के जो खोज हुई थी उसके आधार पे। और उन्होंने एक बात और बताई कि E/m हर माध्यम के लिए नियतांक होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जो है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁴
19 कूलाम और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अभी हमने बताया 9.1 × 10⁻⁻31 kg। अब इसको हल करेंगे तो आप आएगा 1.759 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम, जो कि नियत रहता है, कभी नहीं बदलता है। तो इसके बारे में हम समझ गए कैथोड किरणों के बारे में। अब आगे इसके बाद एक और मॉडल है, उसे हम समझते हैं, जिस पर पोट्रान की खोज की नींव पड़ी, और वो है कैनाल किरणें। वो कौन से है? कैनाल किरणें की खोज। तो आइए देखें कैनाल किरणें की खोज क्या होता है। कैनाल किरणें, सॉरी ये दिख नहीं रहा है। कैनाल किरणें, कैनाल किरणें पर जिसके आधार पे ये पोट्रान की खोज की नींव पड़ी। तो इसमें भी वही बात है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। देखिए ये एक हो गई नली, और इसको निर्वात बनाने के लिए एक यहाँ पे हमने निर्वात ट्यूब लगा दिया इस तरह से, और एक तरफ 2 धातु के प्लेट लगा दिए, एक तरफ एनोड इस तरफ और इस तरफ कैथोड, जो छिद्रयुक्त कैथोड इस तरफ लगा देंगे, और यहाँ से हम हाई वोल्टेज चार्ज देंगे, VOLTAG वोल्टेज सोर्स। तो मान के चलिए कि इधर से हमने इसे एनोड बनाया, ये क्या है हमारा एनोड, और ये क्या है कैथोड, इसे हमने कैथोड बनाया, कैथोड की तरफ, यानी ऋण सिरा से जोड़ा इसको, और इसको धन सिरा से, जो धन सिरा से होता है वो कैथोड होता है, और जो ऋण सिरा से होता है वो एनोड होता है। तो ये अब ऑब्वियसली सी बात है, हमने पहले देखा था कि जब हमने अभी पहले देखा कि जब हाई वोल्टेज स्रोत दिया जाता है तो कैथोड से किरणें निकलकर किधर चलती हैं, एनोड की ओर। ये किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर चल रही है निर्वात नालिका में, और हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रही है। ये नियम दिया किसने था? ये नियम दिया था गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में। इसका एक्सपेरिमेंट किसने किया? गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में किया था। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जब किरणें इधर चलती है तो फिर बाद में सूक्ष्म एक्सपेरिमेंट से देखा गया, तो यहाँ से कुछ किरणें इसके अपोजिट साइड चल रही थी, इस कैनाल से होते हुए अपोजिट साइड में चल रही थी। तो इसका यह अनुमान लगाया गया कि ये किरणें तो एनोड से जो निकल रही है कैथोड की ओर चल रही है, तो एनोड के कारण ऋणायन होती है और कैथोड की ओर चलती है, क्योंकि धनायन, हम जानते हैं धनायन और ऋणायन में आकर्षण होता है, जबकि ये किरणें कैथोड से निकल रही थी, जो कैनाल किरणें थी। तो यहाँ पे जो है ये किरणें, जो ये देख रहे हैं आप, इस किरणों को हम कहते हैं कैथोड किरणें, हालांकि पहले देख चुके हैं, और इसको कहते हैं एनोड रे, या कैनाल किरणें इसी को कहते हैं, कैनाल रे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हमारी कैनाल किरणें की यानी एनोड रे की खोज हुई, जिसपे पोट्रान की खोज की नींव पड़ी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब आगे
मतलब ये समझ गया गोल्डस्टीन ने किया था 1886 में इसका एक्सपेरिमेंट। और उसने एक निर्वात ट्यूब लिया, और निर्वात ट्यूब लेने के बाद उसमें दो कैथोड लगा दो धातुएं जोड़ दिए जो एनोड का काम की, एक कैथोड का काम की। और इसमें से कैथोड किरणें निकली और एनोड की तरफ से कुछ किरणें निकल रही थी। और ये इस मतलब कि कैथोड के कैनाल से होकर निकल रही थी, इसलिए इसको कैनाल रे नाम दे दिया गया, या एनोड से निकली हुई थी इसलिए एनोड रे नाम दे दिया गया इसे। अब इसके गुण के बारे में समझ लेते हैं, उसके गुण क्या है। देखिए इसके गुण क्या क्या है। इसका गुण है पहला ये कि ये सीधी रेखा में चलती है, और दूसरा गुण है कि ये विद्युत चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है। तीसरा गुण है कि धन किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। और चौथा गुण है ये किरणें धातुओं की पतली पन्नी को भेदकर आर पार निकल जाती है। धन किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, जैसे वो ऋण किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। इन किरणों का वेग कैथोड किरणों से कम होता है, यानी इनका वेग जो है एक डिफरेंट है कि कैथोड किरणें जो है इनसे इनका वेग कम होता है। अब आगे देखते हैं इसकी प्रकृति के बारे में। इसकी प्रकृति यह है कि आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। इस किरण की प्रकृति यह है कि धन किरणें धनावेशित कणों से बनी है। ये धनावेशित कणों से बनी है क्योंकि एनोड की ओर चल रही है। तो ऑब्वियसली बात है कि धन और ऋण में आकर्षण होता है, तभी तो ये इधर चल रही है। नहीं तो ऋण होती तो ऋण तो इधर भाग ही रही है, ऋण में प्रतिकर्षण होता है, इसीलिए इसको इस रूप में दिया गया है धन किरण। और ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, और इसका E/m का मान जो होता है ये नियतांक नहीं होता है, ये गैसों की प्रकृति के मान पर निर्भर करता है। और इसी में आए हमारे ये क्या बोला जाता है, पोट्रान की खोज रदरफोर्ड ने हमारे पोट्रान की खोज की इसी के आधार पे। और कितने सन में खोज किया था, 1919 ईस्वी में। अब इसके बाद देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज देख लिए, पोट्रान की खोज देख लिए, न्यूट्रॉन की खोज। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसमें क्या होता है कि एक जेम्स चैडविक नाम के वैज्ञानिक होते हैं, चैडविक, यानी न्यूट्रॉन की खोज यहाँ पे लिख देते हैं हम, चैडविक। कितने सन में, 1932 ईस्वी में इसका एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने बेरिलियम तत्व पर अल्फा कणों की बमबारी की। बेरिलियम तत्व पर अल्फा कणों की बमबारी करने पर एक प्रकार की भेदी किरणें निकलती हैं, जिन्हें वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में बताया कि ये किरणें सूक्ष्म विद्युत उदासीन कणों से बनी हैं, जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। वास्तविक द्रव्यमान इसका 1.6 × 10⁻⁻24 और प्रतीक हमने पहले बताया था कि n होता है। और हमने क्या कहा अभी कि बेरिलियम तत्व लिए, यहाँ पे इन्होंने बेरिलियम तत्व लिया था, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 और द्रव्यमान, बेरिलियम का द्रव्यमान 9 होता है। और उसमें अल्फा कणों से यानी बेरिलियम के कुछ कणों से बमबारी किया। अल्फा कणों से बमबारी करने के बाद इन्हें इस प्रकार से एक इक्वेशन प्राप्त हुआ है, और यहाँ पे एक न्यूट्रॉन अलग हो गया। तो इसी नियम को कहा जा रहा है कि बेरिलियम तत्वों पर अल्फा कणों की बमबारी करने पर एक प्रकार की भेदी किरणें निकलती है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में बताया कि ये किरणें सूक्ष्म विद्युत उदासीन कणों से बनी हैं, और इन्हें उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया। तो इसका खोज ये हुआ। अब इसके बाद देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल।
अर्थात न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज, नाभिक की खोज, नाभिक की खोज, नाभिक की खोज कर सकते हैं। या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, मतलब कि रदरफोर्ड ने जब अपना परमाणु सिद्धांत दिया तो उसके अनुसार ही नाभिक की पता चली। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी लिखते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का ये हुआ परमाणु मॉडल। अब देखिए यहाँ पे क्या किया रदरफोर्ड ने सिर्फ एक स्वर्ण की पतली पन्नी ली। ये मान चलिए कि स्वर्ण की हमने पतली पन्नी ले लिया, स्वर्ण की पतली पन्नी ली और यहाँ से अल्फा किरणों का, यानी रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन किया। इसे अल्फा प्रकीर्णन किया, जिसमें गामा रेज भेजा गया, गामा रे, क्योंकि गामा रे किरणों की बहुत विभेदन क्षमता होती है और अल्फा किरणों को लेकर बमबारी की बहुत तेजी से, इस स्वर्ण की पतली पन्नी में बमबारी बहुत तेजी से किया। तो इन्होंने देखा कि 19 डिग्री जो किरणें थी 90% वो सामने निकल गई। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु में 19% भाग खोखला होता है। इसका मतलब यही ना हुआ कि परमाणु में 90% भाग खोखला होता है, 90% किरणें आगे निकल गई। और इसके बाद फिर इन्होंने देखा, जब एक किरण यहाँ से पास कराया नज़दीक से तो ये किरण इधर मुड़ गई, और फिर कुछ किरणें यहाँ से पास करवाया तो ये किरणें इधर मुड़ गई। यानी कि अल्फा किरण हम जानते हैं कि इस पे अल्फा किरण पे प्लस चार्ज होता है वाले से प्रयोग से। तो यहाँ से इनको ये पता चला हो ना हो कोई ऐसा चीज़ यहाँ पे ज़रूर है जो इन किरणों को विक्षेपित कर रहा है। इसका मतलब कि वो धनावेश ही हो सकता है। अब देखिए कैसे धनावेश हो सकता है, क्योंकि ये धनावेश है, धनावेश में प्रतिकर्षण होता है, तो ये इस तरह से प्रतिकर्षण के कारण मुड़ जाती है। तो इस प्रकार से लगभग 90% किरणें मुड़ गई और बाकी बाद में बची 1% किरण उन्होंने ठीक इसको बीच में भेजा। तो ये किरण थी जो बीच से टकरा कर वापस लौट गई। क्या कि बीच से टकरा कर वापस लौट गई वो किरणें। तो इन्होंने कहा इसी आधार पे कि इसके न्यूक्लियस, मतलब कि कोई ना कोई ठोस पदार्थ है बीच में, जिससे ये टकराने के बाद वापस विक्षेपित हो गए। तो इसका मतलब यही निकला कि इसमें एक ठोस पदार्थ भी अंदर है, जिससे 1% किरणें टकरा करके अल्फा किरणें वापस लौट रही हैं। तो इसके आधार पर इन्होंने कहा कि पहला खोखला होता है, परमाणु क्या होता है, खोखला होता है, क्योंकि 90% किरणें आर पर निकल गई है, ये देख ही रहे हैं। और फिर कहा इन्होंने कि नाभिक, इसी ठोस पार्ट को उन्होंने नाभिक नाम दिया, नाभिक यानी न्यूक्लियस। और दूसरे भाग में इन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव किरणें होती, ये पॉजिटिव नाभिक होता है, क्योंकि जो आसपास में किरणें थी वो विक्षेपित हो गई थी इससे नज़दीक जाकर, और ये भी यहाँ से विक्षेपित हो रही है टकरा करके डायरेक्ट। और इन्होंने कहा कि नाभिक जो है ठोस होता है, नाभिक जो है ठोस होता है और 19% भाग परमाणु का नाभिक में उपस्थित होता है। ये था हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने 1911 ईस्वी में किया था, 1911 ईस्वी में। अलग कोई 1-2 वर्ष का अंतर हो सकता है, किताबों में अलग अलग दिया रहता है। अब इसके बाद हम आगे समझेंगे नील बोर का परमाणु सिद्धांत। क्या समझेंगे आगे हम? नील बोर का परमाणु सिद्धांत समझेंगे। तो आइए देखिए नील बोर का परमाणु सिद्धांत। इसमें क्या होता है, नील
बोर का परमाणु सिद्धांत। अब देखिए इसमें क्या होता है, नील बोर के परमाणु सिद्धांत में इसका प्रयोग 1913 ईस्वी में किया गया था, इसका एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने भी सेम देखा कि यहाँ प्लस है और इसके आसपास में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन्होंने बताया एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन आसपास में इसके चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक के। अपने प्रयोग द्वारा इन्होंने ये सिद्ध किया। और ठीक इसको इन्होंने जो है इसको ऊर्जा स्तर बोला, यानी एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर, जिसे एन से प्रदर्शित किया इन्होंने। ऊर्जा स्तर कहें या कक्ष कहें, ऑर्बिट या सेल, कोश भी इसी को कहा जाता है। ऊर्जा स्तर, कक्ष, कोश, यानी वो एनर्जी लेवल, ऑर्बिट और सेल। इसके बाद इन्होंने बताया कि सेल जो है KLMN के अनुसार होता है। यह पहला ऊर्जा स्तर है, एन का मान पहला, और ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, इसमें K, इसमें L, इसमें N और M, इसमें आगे आएगा N, KLMNOPQ, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो इन्होंने ये बताया। और यहीं इसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। और इसके बाद इसके बारे में इन्होंने बताया कि परमाणु संघन नाभिक होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, या इसे ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, तथा जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। मतलब कि यदि हम कोई इलेक्ट्रॉन को, यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको हम खींच के यहाँ पे कर दें, यानी कि यहाँ से जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं देंगे तब तक कोई भी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। तो इसीलिए अगले कक्षा में आने के लिए इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब ये खुद नीचे जाते हैं तो इनके पास यहाँ पे अधिक ऊर्जा थी, तभी इसमें चक्कर लगा रहे थे। और जब ये नीचे जा रहे हैं तो ये जो है इससे एक ऊर्जा रिलीज होती है, तब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π के सरल गुणांक में होता है। मतलब हम देखते हैं संवेग बराबर क्या होता है, m/v। ये क्या है, रेखीय संवेग। जबकि कोणीय संवेग हम निकालेंगे तो कोणीय संवेग h/2π के सरल गुणांक में होता है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। यानी कि ये रेखीय संवेग है तो कोणीय संवेग के लिए mv/r कर देंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं कि NH/2π। अब क्यों NH/2π, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है सरल गुणांक में होता है। जो कोणीय संवेग है h/2π के सरल गुणांक में होता है, जहाँ n का मान 1, 2, 3 हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमने बताया यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन 1 एनर्जी लेवल में है तो उसका मान h/2π होगा। यदि दूसरा एनर्जी लेवल में है तो 2h/2π होगा। तीसरा एनर्जी लेवल में है तो 3h/2π होगा। और यहाँ पे ये जो है ये प्रयोगों द्वारा इन्होंने ज्ञात किया, इसे हमें याद करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे भी जो है इलेक्ट्रॉन वेग है। और यहाँ पे r जो है परमाणु त्रिज्या, और n का मान हमने बताया 1, 2, 3, 4, 5 भी हो सकता है। जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे है एनर्जी ऊर्जा स्तर है, n का मान 1, 2, 3। अब आगे देखिए इसके बाद इनके नील बोर के परमाणु मॉडल के बाद हम देखेंगे आगे बोर के सिद्धांत के दोष। इसके दोष क्या थे उसके बारे में समझ लेते हैं। दोष, इनके दोष निम्न प्रकार से थे कि ये हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की पूर्णतः व्याख्या नहीं कर सके। H के अतिरिक्त अन्य तत्वों, H के अतिरिक्त व्याख्या किए
हाइड्रोजन के, लेकिन पूर्णतः नहीं व्याख्या कर पाए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के। और दूसरी बात ये कि ये हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणु स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सके, इलेक्ट्रॉन के वितरण की व्याख्या नहीं कर सके। ये मॉडल दो सिद्धांत पर आधारित क्वांटम और यांत्रिकी, जो कि एक दूसरे के विपरीत है। ये मॉडल जो है क्वांटम सिद्धांत और यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित है, जो कि क्वांटम और यांत्रिकी एक दूसरे के विपरीत है। अब इसके बाद इसका कुछ लाभ भी है, लाभ हुआ, देख लेते हैं लाभ क्या होता है। इसका लाभ था हमारे लिए, आप चाहें तो जो जो हम बातें बोल रहे हैं उसको आप नोट भी कर सकते हैं। इसका लाभ हुआ, हाइड्रोजन तथा इसके समान इलेक्ट्रॉन वाले आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की गई, परंतु पूर्णतः व्याख्या नहीं की गई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की गई पर पूर्णतः व्याख्या नहीं कर पाए थे। और क्वांटम रेखाओं के सिद्धांत की नींव पड़ी, क्वांटम रेखाओं के सिद्धांत की नींव पड़ी। दूसरे में क्वांटम रेखाओं की नींव पड़ी, क्वांटम रेखाओं की नींव। और इसके बाद क्या हुआ, तीसरा इनका लाभ जो था, विभिन्न कक्षों की त्रिज्या तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान ज्ञात किए गए, जो अभी नियम बताया था इसके अनुसार। और परमाणु के अस्थायित्व स्पष्ट हुआ, मतलब परमाणु जो था अस्थायी था इनके अनुसार, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन था एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा था। आज तक हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं और आगे हम इसके अगले पार्ट में आगे देखेंगे। जय हिंद।